चुड़ैल वाला मोड़ अध्याय 13। संकेत वापस अपने कमरे में गया, दराज खोली और उसे खंगालने लगा। रेनू की चिट्ठी को पूरे 2 साल बाद हाथ लगाया था संकेत ने। आज उसे रेनू बहुत याद आ रही थी। चिट्ठी हाथ में लेते ही बिजली की जोर की गड़गड़ाहट हुई और संकेत की खिड़की का कांच टूट गया। बाहर झांक कर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था। तारों की टिमटिम को बहुत दिन बाद संकेत ने इतने ध्यान से देखा था। रेनू को तारे देखना बहुत पसंद था। ठंडी हवा को महसूस करते संकेत को लगा कि अचानक कोई कपड़ा, शायद दुपट्टा, उसके चेहरे पर से गुजर गया। उस सन्नाटे में कोई मौजूद भी नहीं था, पर मौजूदगी का एहसास बहुत पुख्ता था। संकेत ने सर भीतर खींच लिया। पलटते ही देखा तो कोई साया उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। डर से संकेत चीख भी न सका और वही बेहोश हो गया। आंख सीधे सुबह खुली तो सोनम को सामने पाया। एक पल के लिए तो संकेत को उसमें रेनू की ही सूरत नजर आई थी, पर पलक झपकी और शक्ल बदल गई। संकेत को साफ लगने लगा था कि शायद ये रेनू की ही आत्मा है जो उससे बदला लेने वापस आई है, पर कड़ियां आपस में मिलती नहीं दिख रही थीं। 12 साल पहले की वो हड्डी, चाचा की 12 के श्राप की भविष्यवाणी, चुड़ैल वाला मोड़, वो लड़की जो जिंदा थी अब तक, एक्सीडेंट, सुशांत का सुसाइड अटेम्प्ट, घर में होने वाली भूतहा घटनाएं और रेनू के होने का एहसास, सब कुछ बिखरा हुआ सा लग रहा था। दरवाजे पर एक दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोलते ही सहमी सी आवाज में संकेत को बुलाया। एक औघड़ था दरवाजे पर जाना पहचाना। तुम तो वही औघड़ हो जिसने बचपन में वो बदले वाली बात बताई थी। पहचाना तुमने मुझे? संकेत अचरज में था। बच्चा, मैं तुझे भी जानता हूँ और उसे भी जो यहाँ मौजूद है। इतना बोल बाबा ने घर के भीतर कदम रखा। उसका कदम रखना ही था कि घर का मौसम बदल गया। बवंडर सा बन उठा उस बंद कमरे में। माँ, पापा और सोनम सब वही खड़े इस अजीब सी घटना को देख रहे थे, और यह भी कि खिड़की के दूसरी तरफ हवा बिल्कुल शांत थी। घूमती हवा ने बाबा के कदम थाम लिए और वो कदम वापस लेकर दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसके कदमों ने जैसे ही दहलीज के उस तरफ पांव रखे, हवा भी शांत हो गई। इस लड़की से शादी कर ले, नहीं तो तेरा पूरा खानदान मरेगा, सोनम की तरफ इशारा करते हुए वो बोला और डर से कांपता हुआ भाग गया। डरा तो संकेत भी था, क्योंकि अभी तक होने वाली घटनाएं लॉजिक को झुठलाती नहीं थी, पर आज जो हुआ उसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और रह रहकर उस औघड़ की कही बात उसके कानों में घूमने लगी थी। पर उसने तो कसम ली थी रेनू की कि कभी किसी और को अपना नहीं बनाएगा। चुड़ैल वाला मोड़ अध्याय 14। घर में आए उस बवंडर ने संकेत की जिंदगी में बवंडर ला दिया था। एक तरफ माँ, पापा की जान और दूसरी तरफ रेनू को दी गई आखिरी कसम। किसको अपनाए संकेत की समझ में नहीं आ रहा था। ऑफिस में फोन करके 10 दिनों की छुट्टी अप्लाई कर दी थी संकेत ने। पापा आज लैपटॉप खोलकर कुछ खोए हुए से बैठे थे। माँ अपने दैनिक कामों में व्यस्त तो थी, पर बार बार भूल जाती थी कि करना क्या है। चिंता सबके मन को हरा रही थी कि तभी सोनम की जोरदार आवाज सबके कानों में पड़ी। सुनो सुनो सुनो, अंकल, आंटी, संकेत, सब लोग जल्दी से ड्राइंग रूम में आ जाओ। उसकी आवाज पर हम तीनों वहां इकट्ठे हो गए। संकेत, तुम मुझे बताओ पूरी बात क्या है। शायद मेरे पास आप लोगों की समस्या का हल मौजूद है। संकेत ने बचपन की घटना से लेकर आज तक की पूरी सच्चाई सोनम के सामने बयान कर दी। कुछ पल सोनम वही खड़ी कुछ सोचती रही, फिर बोली, संकेत, मैंने पैरानॉर्मल पढ़ा है। एक्चुअली पैरानॉर्मल की 90% घटनाएं फेक होती हैं, पर आज जिस तरह इस कमरे में हवा चली है वो किसी जादू के भी बस की बात नहीं। बट जस्ट फॉर कंफर्मेशन, भीतर से तिल का तेल, एक कटोरी, माचिस और काले रंग से रंगी रुई की 4 इंच लंबी 3 बातियां ले आओ। संकेत बिना कोई सवाल किए भीतर गया और सारा सामान ले आया। सोनम ने दोनों पैरों को मोड़कर एक अजीब सी मुद्रा बनाई और हॉल के बीचों बीच बैठ गई। एक हाथ से माचिस जलाकर मन ही मन कुछ बुदबुदाया और त्रिकोण शेप में बनाई उस बाती में आग लगा दी। बाती जल उठी तो कुछ पल बाद उसे उठाकर सोनम ने बाहर फेंक दिया। फिर दूसरी बाती के साथ उसने वही प्रक्रिया दोहराई। अब की बाती जोर से जली फिर बुझ गई। तीसरी बाती ने भी यही रिस्पांस दिया। संकेत, पापा और माँ उसे ध्यान से देख रहे थे। सोनम अपनी जगह से उठी और माँ के बगल में आकर खड़ी हो गई। अंकल, आंटी, इस घर में 2 आत्माएं हैं, एक शांत और एक गुस्से से भरी हुई। दोनों कौन है मुझे नहीं पता, पर हमारे पास रास्ता सिर्फ यही है कि दोनों को पहचाना जाए और जाना जाए कि वो चाहती क्या है। एक बार हमने उनकी नब्ज पकड़ ली तो समझिए 90% केस सॉल्व हो गया, समझो।
संकेत को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इस चक्कर से निकलने का जो रास्ता सोनम ने सुझाया था वो आसान नहीं था। इस घर में मौजूद ताकतें कौन थी ये पता लगाना भी उतना ही कठिन था जितना संकेत का मौत के मुंह से बचकर लौटना। तभी पापा ने संकेत के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा तेरा डिटेक्टिव बाप जिंदा है। एक काम कर, एक कागज एक पेन लेकर आ और जो मैं बोलता जाऊं उसे नोट करता जा। संकेत ने तुरंत जेब से कागज और पेन निकाला और पापा के शब्दों का इंतजार करने लगा। पापा छत के एक कोने की तरफ देखते हुए बोले जा रहे थे, बस 4 अंगूठी, SJJ ज्वेलर, चेन्नई, अनिवेश राजपुरोहित, महाजन, आई कार्ड। इतना कहकर पापा कुछ पल के लिए चुप हुए, फिर बोले, अब जासूसी होकर रहेगी क्योंकि मेरे होते हुए कोई मेरी औलाद को छू नहीं सकता। चुड़ैल वाला मोड़ अध्याय 15। सोनम तुमने ये सब कहाँ से सीखा? संकेत ने सवाल किया सोनम से। कुछ सीखा वीखा नहीं है, बस किताबों से मिली नॉलेज है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। मतलब? संकेत कुछ समझा नहीं था। अरे मतलब आग जलाई और नहीं बुझी तो कोई नहीं, बुझ गई तो कोई है, और पहली बात यहूद की, दूसरी पुण्यात्मा की और तीसरी क्रोधित। और हाँ, इससे ज्यादा मदद की उम्मीद नहीं रखना मुझसे, और कुछ नहीं आता है मुझे, सोनम बोले जा रही थी। सोनम, तुमने इतना कर दिया वही काफी है, संकेत सोनम से बोला, फिर पापा से मुखातिब हुआ, तो डिटेक्टिव पापा, स्टार्ट किया जाए। हाँ डिटेक्टिव बेटा, लेट्स स्टार्ट। पापा भी ठीक उसी अंदाज में बोले। उस दिन मैं अपने दोस्तों से मिलने तो गया था पर साथ में वो पस भी लेकर गया था। वो वाकई जादुई पस है। जादुई पस? संकेत आश्चर्य से बोला। हाँ बेटा, जादुई पस। वो पस होने के साथ साथ एक एयर बैग भी था जो एक्सीडेंट के टाइम खुल गया था, पापा बोले। आपने पहले क्यों नहीं बताया? संकेत ने पूछा। बेटा घर में हॉन्टेड इंसिडेंट्स होने लगे और मैं चुप रह गया, पापा बोले। पापा, उस आई कार्ड से कोई इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी, संकेत बोला। हाँ वो पीले थैले से निकाल के ला, वही रखा है बगल वाली तिपाई पर, पापा ने उंगली से इशारा करते हुए बोला। संकेत ने थैले में हाथ डालकर वो काला पस हाथ में लिया। पस की किनारियों से उधड़ा हुआ चिकना सा कपड़ा पापा की एयर बैग वाली बात को सही साबित कर रहा था। चेन खोल संकेत ने वो अधजला आई कार्ड हाथ में लिया। उसे पकड़ते ही संकेत के कान के पास एक आवाज सी आई, संकेत। संकेत को डर तो लगा पर उसे यकीन भी हुआ कि उसकी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में है। संकेत हाथ में पके उस कार्ड को लिए ड्राइंग रूम में आया और पापा के सुपुर्द कर दिया। पापा बड़ी देर तक उस कार्ड का मुआयना करते रहे। कार्ड इस तरह जला था कि न तो तस्वीर साफ थी और न छपाई। तभी पापा के हाथ में पड़ी घड़ी ठीक उस जगह आई जिसने एक सवाल और सुलझा दिया। घड़ी का कांच कार्ड के अधजले लोगों पर पड़ा था और घड़ी के शीशे के रिफ्लेक्शन ने उस आधे लोगों को पूरा कर दिया था। पापा, बिंगो, लोगो मिल गया, संकेत चिल्लाया। उस कार्ड को स्कैन करके कंप्यूटर पर डाला गया और मिरर इमेज का यूज कर उसे पूरा भी कर लिया गया। अब ये लोगो किस तरह की संस्था का था ये पता करना था और इसका जवाब दे सकता था इसके नीचे लिखा हुआ वो आधा मोटो, टुगेदर वी। इस गैप को पूरा करके ही पहली पहेली हल होनी थी। चुड़ैल वाला मोड़ अध्याय 16। टुगेदर वी, मोटो और आए हुए लोगों को ढूंढने का सबसे पहला साधन संकेत के पास गूगल था। संकेत ने फोटोशॉप यूज करते हुए लोगों को पूरा किया और गूगल पर इमेज सर्च किया। उससे मिलते जुलते 4 लोगो संकेत के सामने आए, पर किसी भी लोगो का मोटो वो नहीं था जो उस आई कार्ड पर था। संकेत का पहला ट्राई फेल हो गया था। अब अगला निशाना था अनिवेश राजपुरोहित। अनिवेश को तलाशने का जरिया संकेत ने फेसबुक को बनाया, पर फेसबुक पर इस नाम का कोई शख्स मौजूद ही नहीं था। संकेत ने बारी बारी से ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उस व्यक्ति को तलाशा पर रिजल्ट 0 था। संकेत निराश होकर बैठ गया। पर डिटेक्टिव पापा का पिटारा अभी बंद नहीं था। संकेत बेटा जरा वो आई कार्ड लेकर आ, पापा बोले। संकेत ने जेब में पड़ा आई कार्ड पापा के हाथ पर रख दिया। पापा ने ड्रार से एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और आई कार्ड के ऊपर रख दिया। संकेत आश्चर्यचकित था। लोगों को बच्चों के टैलेंटेड होने पर गर्व होता है, पर आज संकेत को अपने पिता पर हो रहा था। आई कार्ड का बैकग्राउंड छोटे छोटे अक्षरों के वाटरमार्क से मिलकर बना था और उस पर नाम लिखा था आशा देवी अनाथ आश्रम। जैसे ही संकेत ने ये नाम बोला, खुद ब खुद वो कार्ड अपनी जगह पर हिला, जैसे हवा का कोई झोंका उस पर पड़ा हो और पलट गया।
कार्ड के पीछे की तरफ पेन से लिखा था कॉटेज नंबर 22। पापा अचानक खिड़की की तरफ देखते रह गए। संकेत उनको ही देख रहा था। पापा ऐसे देख रहे थे जैसे कोई हो वहां और कुछ कह रहा हो उनसे। कुछ सेकंड्स बाद पापा का ध्यान टूटा और संकेत से बोले, जरा मैट्रिमनी साइट खोल और उसमें अनिवेश राजपुरोहित को ढूंढ। संकेत ने वैसा ही किया और अनिवेश सामने था, और शायद जिस अनिवेश को वो तलाश रहे थे ये वही था, क्योंकि डिस्प्ले पिक्स में एक फोटो ऐसी थी जिसके बैकग्राउंड में SJJ ज्वेलर शॉप थी और एड्रेस था करापकम चेन्नई का। पापा ने दोनों पहेलियां हल कर दी थी। संकेत ने तुरंत अनिवेश को फोन मिला दिया। हेलो, क्या मैं अनिवेश से बात कर सकता हूँ? जी, बोल रहा हूँ, बताइए, सामने से आवाज आई। जी, मैं संकेत बोल रहा हूँ और मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। इतना बोल संकेत ने अनिवेश को सारी परिस्थिति समझा दी। सब जानने के बाद अनिवेश ने कुछ बताया तो नहीं, पर हाँ, मिलने का समय ज़रूर दे दिया। काम के सिलसिले में जल्दी ही अनिवेश संकेत के शहर में आने वाला था। अब रहस्य की कड़ियाँ सुलझने लगी थी। शाम होने को थी और संकेत घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा था। सोनम धीरे से आई और बगल में आकर बैठ गई। तुम वो औगड़ की बातों को इतना सीरियस मत लेना। मुझे पता है तुम आज भी रेनू को उतना ही प्यार करते हो। सोनम दूसरी ओर देखकर बोल रही थी। और डोंट वरी, तांत्रिक वांत्रिक नहीं हूँ मैं, बस इंटरेस्ट रहा है। पैरानॉर्मल में तो पढ़ा था कहीं, सोचा नहीं था कभी यूज भी करूंगी, पर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वो तुम्हारे काम आया। क्या तुम शादी करोगी मुझसे? संकेत ने सोनम से वो बोल दिया जो शायद वो कई साल से सुनना चाहती थी। सोनम हल्के से बोली, पहले ये केस सॉल्व कर लो फिर बात करेंगे, और वहां से उठ के चल दी। आज शाम की वॉक बड़ी साइलेंट थी। वॉक के बाद संकेत अपने कमरे में आ गया। अगले दिन का टारगेट था आशा देवी अनाथ आश्रम। चुड़ैल वाला मोड़ अध्याय 17। रात के 2 बजे थे कि उसके फोन ने मैसेज टोन बजाई। व्हाट्सएप पर किसी अननोन नंबर से मैसेज था। 3 GB की फाइल का कलेक्शन भेजा था किसी ने। संकेत ने डाउनलोड के लिए क्लिक कर दिया। नेट स्पीड बहुत स्लो थी। काफी देर के इंतजार के बाद संकेत सो गया। रात रेनू और सोनम के बीच के फासले को समझने में बीत गई। 3 बजे के करीब संकेत नींद के आगोश में खो गया। संकेत को लगा कि 2 लड़कियां सर पर दुपट्टा डाले एक शादी के मंडप में बैठी हैं और उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रही हैं। संकेत आगे बढ़ा और एक लड़की का दुपट्टा हटा दिया। लड़की रेनू थी। इतने वक्त बाद रेनू का यूं दिखना अजीब था। संकेत उठा और दूसरे चेहरे पर से दुपट्टा हटा दिया। भीतर का चेहरा देख संकेत सहम गया। ये वही हाईवे वाली लड़की थी, पर चेहरा बेरौनक नहीं था। अचानक एक गुब्बारा सा फटा लड़की के चेहरे के पास और उसका चेहरा खून खच्चर हो गया। संकेत पीछे हट गया और जोर से चीखा, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की ने एक उंगली संकेत की तरफ उठाई और फिर अपनी कनपट्टी पर लगाई। अचानक सीने पर भारीपन सा महसूस हुआ और संकेत की आंख खुल गई। संकेत को लगा उसने सपना नहीं देखा बल्कि किसी और दुनिया में कुछ पल जी लिए हैं। पर सपने का कोई सर पैर उसे समझ नहीं आया था। सब कुछ भूलकर संकेत तैयार हुआ और शहर के ही गिरिजा शंकर अनाथ आश्रम पहुंच गया। जी, क्या आपको आशा देवी अनाथ आश्रम के बारे में कुछ पता है? संकेत ने काउंटर पर बैठे एक सज्जन से पूछा, पर निराशा हाथ लगी। संकेत ने शहर के 5 बड़े अनाथ आश्रमों की लिस्ट तैयार करी थी, पर सब जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। कोई भी आशा देवी अनाथ आश्रम को नहीं जानता था। संकेत 5वें और आखिरी आश्रम से निकला और जेब में हाथ डाला तो भौचक्का रह गया। जेब से आई कार्ड गायब था। उसने उसे आसपास तलाशा पर वो वहां नहीं था। संकेत ने अपनी जर्नी रिवाइंड की और गिरिजा शंकर अनाथ आश्रम पहुंच गया, पर वहां भी काउंटर पर उसे कार्ड नहीं मिला। वो पलट के जाने लगा, तभी पीछे से एक आवाज आई, कहाँ छुपा रखा है तुमने दीदी को? संकेत ने आश्चर्य से पलट कर देखा तो लगभग 15 साल की कोई लड़की थी और उसके हाथ में वही आई कार्ड था। कौन दीदी? संकेत ने सवाल किया। इसके पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, संकेत का फोन बज गया। सोनम की कॉल थी। हेलो संकेत, सुशांत भैया का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी आ जाओ। सुशांत यहाँ कैसे? संकेत को कुछ समझ नहीं आया। मलेशिया गया सुशांत घर पर कैसे पहुंच गया? संकेत ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और साथ लेकर चल दिया। लड़की भी जाने कैसे उस अनजान संकेत के साथ चल पड़ी। पूरे रास्ते संकेत बस सुशांत की घर में मौजूदगी के बारे में सोचे जा रहा था।
सवालों के बादलों से घिरा संकेत घर से कुछ ही दूरी पर था कि अनिवेश का भी कॉल बज उठा। संकेत, आई एम इन टाउन, वेयर कैन वी मीट? अनिवेश बोला। अनिवेश, प्लीज कम टू माई हाउस। संकेत ने पता बताया और अनिवेश ने 30 मिनट में पहुंचने का वादा कर दिया। कुछ ही देर में संकेत घर पर था। भीतर घुसते ही सबसे पहले उसकी नजर सुशांत पर पड़ी। सर फूटा हुआ, एक हाथ घायल, सुशांत बुरी हालत में सोफे पर पड़ा था। उसके पैरों की तरफ सोनम खड़ी थी, एक तरफ माँ पापा खड़े थे। अबे तू तो मलेशिया गया था, संकेत बोला। हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया तो चला आया। सोचा सोनम को सरप्राइज दूंगा तो खिड़की से चढ़ने की कोशिश की, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से कंधे से पकड़कर 10 फीट नीचे पटक दिया। सुशांत का ये बोलना ही था कि वो अनाथ आश्रम वाली लड़की 2 कदम आगे बढ़ आई और अजीब सी नजरों से उसे देखती रह गई, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश में हो। घटनाएं बहुत तेजी से घट रही थी। तभी बेल बजी। संकेत ने दरवाजा खोला तो अनिवेश को पाया। कोई तकलीफ तो नहीं हुई घर ढूंढने में? संकेत ने सवाल किया। नो, नॉट मच, अनिवेश मुस्कुराते हुए बोला। जैसे ही अनिवेश ने कदम भीतर रखे ठिठक गया। सुशांत, यू हियर? अब संकेत सब कुछ समझ चुका था। वो पीछे घूमा और लड़की से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? चुड़ैल वाला मोड़, अध्याय 18, अंतिम अध्याय। लड़की ने नजरें उठाई और संकेत की तरफ देखते हुए बोली, अस्मी महाजन। और तुम्हारी दीदी का नाम रश्मि महाजन। संकेत का नाम लेना ही था कि कमरे के एक कोने में एक परछाई सी बन उठी, पर संकेत चुप नहीं हुआ। अस्मी, तुम्हारी दीदी अब इस दुनिया में नहीं है और उनका कातिल तुम्हारे सामने है, सुशांत की तरफ इशारा करते हुए संकेत बोला। सुशांत भौचक्का रह गया। झूठ है ये, क्या बकवास है, सब झूठ है ये। सुशांत सहमी पर जोरदार आवाज में चिल्ला रहा था। झूठ मत बोलो सुशांत, तुमको रश्मि की कसम, और अगर वो भी न मानो तो तुमको सोनम की कसम। संकेत भी उतनी ही तेज आवाज में चिल्लाया। कमरे में सुशांत के रोने की आवाजें गूंजने लगी। सब बस चुपचाप खड़े ये तमाशा देख रहे थे। कुछ देर लगी सुशांत को चुप होने में। अब तुम खुद ही बता दो कि पूरा माजरा क्या है, संकेत सुशांत से बोला। इन सब के पीछे सिर्फ एक कारण है और वो ये कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। आज से 5 महीने पहले मैंने सोनम की डायरी पढ़ी। आज तक उसे जो चाहिए हुआ मैंने दिया। डायरी से पता चला कि मेरी बहन तुमको पसंद करती है संकेत। मुझे मालूम था कि रेनू की कसम ली है तुमने, शादी करने की इच्छा है नहीं तुमको। मैं तुमसे बात करने का रास्ता तलाशने लगा कि एक दिन मेरी नज़र उसी ओघड़ पर पड़ी और मेरे मन में एक आइडिया पैदा होने लगा। मैंने रश्मि से बात करी और वो तैयार हो गई। मैं सिंगापुर भी नहीं गया था। प्लान बस थोड़ा सा इतना था कि तुमको ऐसा डराया जाए कि तुम ओघड़ की बात तुम मान जाओ। चुड़ैल वाला एम्बियंस बनाया। रश्मि का परफ्यूम वो रीजन था जिसकी वजह से तुझे खुमारी चढ़ी और एक्सीडेंट हुआ, पर दांव थोड़ा गलत हो गया। रश्मि का पर्स एक एयर बैग था। मुझे पता था तेरी गाड़ी सिंगल एयर बैग वाली है तो उसे ऐसा पर्स दिया जो पोर्टेबल एयर बैग था, पर बैग फट गया। मैं जब तक वहां पहुंचा रश्मि का बहुत खून बह चुका था। उसे निकाला वहां से। गेट खोलने की कोशिश की, नहीं खुला तो लात मार मार कर खोलना पड़ा। तेरे पापा को डाउट हो गया था। ये तो अच्छा था कि सोनम को लेकर मैं ठीक वक्त पर आया और बात आई गई हो गई। तू मर भी जाता तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, पर मरी मेरी रश्मि। खुद को दोषी मानते हुए मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया पर बच गया। जब किस्मत ने बचाया तो मैं फिर से लग गया अपने टारगेट में। तुमको डरा डरा कर यकीन दिलाना था कि चुड़ैल का ही असर है, और फिर लास्ट मोहरा था मेरा वो ओघड़। उसे आकर केवल इतना बोलना था कि चुड़ैल के प्रकोप से बचने का एक ही तरीका है, तेरी सोनम से शादी। सब सही जा रहा था कि पता नहीं कब, कैसे और क्यों पासा पलट गया। सोनम शौक से देख रही थी सुशांत को और अस्मी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कहानी क्या है वो तो मुझे तभी समझ आ गई जब अनिवेश ने तुमको पहचाना। अंगूठी खरीदी तो अनिवेश ने, पर उसके मालिक तुम थे। पर समझ यह नहीं आया कि ऐसा किया क्यों गया, और वो सारे जादू कैसे किए तूने, संकेत ने पूछा। मैं और अनिवेश सेम कंपनी में थे, टूर पर तमिलनाडु गए थे। एक हीरे की अंगूठी बहुत अच्छी लगी मुझे। मेरे पास उस टाइम पैन कार्ड नहीं था और अमाउंट लिमिट से ज्यादा था, तो बिलिंग अनिवेश के नाम पर कराई, और जादू नहीं टोटल साइंस थी। पहला जादू तेरी गाड़ी उसी मोड़ पर बंद होना, काम किया सेल्फ डिसॉल्व मेम्ब्रेन के गुब्बारे ने।
गुब्बारे में भरा हुआ पानी, भारी गुब्बारा फ्यूल आउटलेट पर आया और आधा घंटा यानी वो टाइम जब तू उसी मोड़ पर पहुंचा मेम्ब्रेन गल गई और इंजन में पानी पहुंच गया, तो गाड़ी बंद होने का जादू ऐसे हुआ। घड़ी 12:12 पर तूने खराब की थी। अच्छा, वो खून से लिखा आई एम बैक के पीछे क्या राज? संकेत बोला। फेनोल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का टाइट्रेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लिखा हुआ था आई एम बैक और बोतल में था फेनोल। मैंने जानबूझकर बोतल पर टायर चढ़ाया और रिएक्शन ने लाल रंग का खून बना दिया। अच्छा, वो कांच कैसे फोड़ा? संकेत का अगला सवाल था। स्पेशली डिजाइन्ड कांच का बॉम्ब जो मौका पाकर मैंने उस खिड़की पर तभी चिपका दिया था जब सोनम को तेरे घर लाया था, एंड वो बॉम्ब एक्टिविटी फील कर फट जाता है, और क्योंकि खुद कांच से बना था तो तुम ढूंढ भी नहीं पाए। फिर मलेशिया का बहाना मार मैं यहीं रुका और रात दिन किसी तरह से तुमको डराता रहा। कभी आंटी फंसी, कभी तुम। मेरे बाथरूम में भी तुम थे क्या भाई? सोनम ने बात को बीच में काटा। नहीं तो बाथरूम में क्या हुआ? सुशांत अचरज से बोला। और वो आंधी, वो कैसे बनाई? संकेत ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया। न मैं सोनम के बाथरूम में था और न मैंने कोई आंधी लाई। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, सुशांत ने जवाब दिया। तो फिर इसके पीछे कौन था? संकेत बोला। तभी उस कमरे में गुबार सा उठने लगा। दो तरफ एक रोशनी सी उठी। संकेत ने कमरे के एक कोने में रश्मि को देखा और दूसरी तरफ रेनू को, और ऐसी जोरदार आग उठी कि सबकी आंखें बंद हो गई। रोशनी में सुशांत की चीखें गूंज रही थी। विशन नॉर्मल हुआ तो देखा कि सुशांत धू धू कर आग में जल रहा है। हर किसी ने उसे बचाने की कोशिश की पर वो बच नहीं पाया। आज सुशांत को गुजरे 13 दिन हो चुके थे। सुशांत की आखिरी यादें सोनम हाथ में लिए संकेत के कंधे पर सर रख कर बैठी थी। सोनम बोली, रश्मि और भैया का सीन तो समझ आया पर रेनू का कुछ समझ नहीं आया। जवाब संकेत के पास भी नहीं था। उसने अपना मोबाइल खोला और उसका ध्यान 14 दिन पहले आए 3 GB के उस व्हाट्सएप पर गया। संकेत ने मैसेज खोला। पहली फोटो 2 प्रेमियों की और फिर अगली उसी फोटो पर संकेत का चेहरा, तीसरी उन्हीं अनजान चेहरों की और फिर उसी फोटो पर चस्पी संकेत की सूरत। ऐसी ही फोटोशॉप्ड पिक्चर्स का बड़ा कलेक्शन। हर तस्वीर पर लगभग उसी वक्त की तारीखें पड़ी थी जब रेनू ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, और फिर एक एडिटेड वीडियो जो शायद वही बेवफाई थी जिसकी वजह से रेनू ने अपनी जान दे दी और जिसकी जानकारी संकेत को भी नहीं थी। संकेत का मन गुस्से से भर उठा। उसने पलट के वो नंबर मिला दिया। रिंग का साउंड तो अंदर से आ रहा है। संकेत ने अपने घर में बजती फोन की घंटी सुनी जो सोफे के ठीक नीचे से आ रही थी। संकेत ने झुककर फोन निकाला। फोन घर के किसी मेंबर का नहीं था। जैसे ही संकेत ने फोन हाथ में लिया, सोनम जोर से चीखी, ओह माय गॉड संकेत, ये तो भैया का मोबाइल है। संकेत सन था कि उसका सबसे सगा दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकता था, पर भैया ने ये वीडियो आपको क्यों भेजे? सोनम की समझ में कुछ आ नहीं रहा था। तभी सोनम और संकेत दोनों ने कमरे के एक कोने में खड़ी रेनू को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर असीम सी शांति थी और फिर वो गायब हो गई। संकेत ने सोनम की तरफ देखा और बोला, विल यू मैरी मी? सोनम ने नजरें झुकाई और उसके मुंह से निकला, यस आई विल।